कि सुबह का खाना 9:30-10 बजे तक, क्योंकि उस समय जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र है, और शाम का खाना 5-6 बजे तक। यह मैंने आपके हिसाब से कैलकुलेशन किया। भागवत जी ने कहा इसमें जलवायु का, मौसम का ध्यान रखना है। तो 9, 9:30, 10 बजे तक भरपेट खाना खाएं, शाम को 5-6 बजे तक भरपेट खाएं। बीच में अगर आप कहते हैं जी भूख लगी तो कुछ फल खा लें, नहीं तो अच्छी चीज भागवत जी ने जो कही है, सुबह का खाना जो 9-10 बजे खाएं, शाम का 5-6 बजे, उनको बीच में भूख लग रही है तो कहते हैं चना और गुड़ खाएं। वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले गैस बनेगी, वायु बनेगी, वायु, और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी। लेकिन आज के जो सूत्र हैं वो जिंदगी का फंक्शनल हिस्सा है। संस्कृत में वो कहते हैं कि पेट जिंदगी भर आपका अच्छा रहे, दुरुस्त रहे। इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका ठीक से आप पाचन करते रहें। वो कई बार ये लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्व का नहीं है, खाने को पचाना महत्व का है। आपने खाने को खाया, ये इतना महत्व नहीं है। जिसको आपने खाया उसको पचाया, ये ज्यादा महत्व का है। क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, उसी रस में से मांस, मज्जा, रक्त, मल, मूत्र, वीर्य, मेद, ये सब बनेगा, अस्थियां बनेंगी, और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगे। तो खाया वो महत्व का, उससे भी ज्यादा महत्व का खाया हुआ पचाया। तो वो कहते हैं कि पेट हमेशा दुरुस्त रहे, माने पाचन क्रिया आपकी हमेशा अच्छे से चलती रहे। इसके लिए पहला सूत्र उन्होंने लिखा भोजनांते विषम वारी। ये पहला सूत्र मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब। पहला सूत्र भोजनांते विषम वारी। इसका सीधा सा अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। भोजनांते विषम वारी, विष समझते हैं आप, जहर जैसा क्या है? पानी। भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, विष के जैसा है। यह सूत्र है। अब इसको थोड़ा व्याख्यायित करता हूं ताकि समझ में आए। भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है, यह बात वो कह रहे हैं। इसको समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। सूत्र उतना ही है, समझने के लिए मैं आपको बहुत उदाहरण दूंगा ताकि आप जल्दी पता कर पाए। भागवत जी ने एक सूत्र में यह कहा है कि हमारा जो शरीर है, इसका जो मुख्य स्थान पेट है, इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर, नाभि, लेफ्ट साइड में, नाभि से थोड़ा ऊपर, जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इस स्थान को कहते हैं जठर। संस्कृत में कहते हैं जठर, हिंदी में कहते हैं आमाशय। जठर, आमाशय, अंग्रेजी में चाहे तो एपिगैस्ट्रिकम। तो ये जो जठर स्थान है, भागवत जी कहते हैं कि इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि। जठर अग्नि, जठराग्नि। तो वो कहते हैं कि जो आपका जठर स्थान है, इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है, आमाशय में इकट्ठा होता है, वहां अग्नि प्रदीप्त होती है। वो अग्नि भोजन का पाचन करती है। यह है महत्व की बात। अब अग्नि प्रदीप्त हुई, आपने भोजन किया, अग्नि प्रदीप्त हुई। और भागवत जी इसके लिए एक सुंदर श्लोक लिखा है, लंबा है लेकिन हिंदी में बताता हूं। वो ये कहते हैं कि खाते ही अग्नि प्रदीप्त होती है, ऐसे ही जैसे आप बिजली के स्विच को ऑन करते ही लाइट जलती है। ये ऑटोमेटिक है, अपने आप होती है। आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया, लार बनना शुरू हुआ, तुरंत अग्नि प्रदीप्त हो जाती, पहले ही टुकड़े में। तो ये अग्नि प्रदीप्त हुई। अब आप जो भोजन कर रहे हैं ये इस अग्नि के प्रभाव में पचेगा। तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदलेगा। पहले पेस्ट बनेगा, जैसे टूथपेस्ट की कंडीशन होती है वैसा बनेगा, लुगदी जैसा। फिर उसमें से रस बनेगा, फिर रस में से सब कुछ बनेगा। तो वो कहते हैं कि आपने जैसे ही भोजन किया, अग्नि प्रदीप्त हुई। अब ये अग्नि भोजन को पचा रही है, और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया, गट 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 गट। तो क्या हुआ? अग्नि शांत हो जाएगी। आपके रसोई गैस में चूल्हा जल रहा है गैस का, और जलते हुए चूल्हे पर पानी फेंकिए तो बुझ जाएगा। अग्नि का पानी से मेल नहीं है, दुश्मनी है। तो आपके पेट में खाना खाते ही अग्नि जल रही है। अब आपने पीछे से गिलास 2 गिलास पानी पी लिया। कोई लोग तो लोटा भर के पी लेते हैं, कई लोग तो भोजन से ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो ये जो पानी गया, इसने अग्नि को शांत कर दिया। अब अग्नि शांत हो गई तो फिर भागवत जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। अब उन्होंने 20 सूत्र लिखे हैं कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा। मैं सड़ने वाले हिस्से की बात कर लेता हूं। वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले
गैस बनेगी, वायु बनेगी, वायु, वायु। और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी। और ये वायु की तीव्रता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी, छाती में जलन होगी, पेट में जलन होगी। फिर और ज्यादा तीव्र अगर ये हो गई वायु तो ये शरीर में जाएगी, घूमेगी, क्योंकि वायु को पकड़ना मुश्किल है, जहां स्थान मिलता है वहीं जाती है। तो ये वायु पूरे शरीर में घूमेगी, तो सिर घूमेगा, आपको चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, पीठ में भी दर्द हो सकता है, हृदय स्थान पे भयंकर दर्द हो सकता है। कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो वायु का दर्द है, हार्ट अटैक नहीं। और ये जो वायु बनी भोजन के सड़ने से, इसी वायु में से भागवत जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे। आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रखें। अब मान लीजिए आप मद्रास में रह रहे हैं, तो मद्रास के आसपास का जो वातावरण है ये गर्म है। गर्म वातावरण में गेहूं नहीं हो सकता, गेहूं को होने के लिए ठंड चाहिए। तो निश्चित रूप से चेन्नई के आसपास किसी खेत में गेहूं अच्छा होगा नहीं। कोशिश करेंगे तो तब अच्छा होगा जब ठंड बढ़ जाए, क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है, गर्मी की नहीं। गर्मी की फसल जो है वो चावल है, धान है, चावल है, बाजरा बहुत गर्मी की फसल है। ये राजस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजस्थान में, और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है। कच्छ में, सौराष्ट्र में कितनी गर्मी है, बाजरा सबसे अच्छा वहीं होता है। तो गर्मी की जो फसलें हैं वो धान है, बाजरा है, और जौ है, जवारी है। जवारी आप समझते, ज्वार, ज्वार। तो ये सब आपके लिए अच्छे हैं। यहां चेन्नई में आप रहते हैं ना, ज्वार की रोटी खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, गेहूं की कम ना खाएं तो भी चलेगा, जो यहां हो रहा है वो ज्यादा खाएं। अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं, ना खाएं, क्योंकि बाजरा वैसे तो गर्म है, लेकिन गर्मी में भी खाना है। मान लो आपको स्वाद है, छूट नहीं रहा है, जगह छूट गई है, स्वाद नहीं छूटता। मन हमारा अभी भी राजस्थान में है या कच्छ में है या सौराष्ट्र में, कुछ मजबूरी है कि हम यहां रह रहे हैं। अगर ये मजबूरी खत्म हो जाए तो आप सब भागेंगे यहां से। मजबूरी कैसी, कच्छ में, सौराष्ट्र में इतना ही पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे, क्योंकि मन जो है ना छूटता नहीं है, स्थान से लगा रहता है, स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वाद के लिए ही अगर बाजरा खाना चाहते हैं तो बिना गुड़ के ना खाएं। यहां पर चेन्नई में गुड़ और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं, गुड़ और घी के साथ जवारी की रोटी आप खा सकते हैं। ज्यादा आप खाएं तो चावल आपके लिए, धान जो यहां होता है वो सबसे अच्छा। तो तासीर ध्यान रखें, आबो हवा का ध्यान रखें, वातावरण का ध्यान रखें, हर बनाते समय भोजन में और खाते समय भोजन में। ये कुछ सूत्र हैं जो बहुत आवश्यक हैं आपके लिए, मैं मानता हूं, जो मैंने आपको पिछले एक 45 मिनट या 30 मिनट में जो रिपीट किए, जिनको मैं बहुत आवश्यक मानता हूं। और इसमें से एक सूत्र छूट गया जो बहुत आवश्यक, सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए। सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए। कारण मैं बता चुका हूं कि उठते ही आपके मुंह में जो लार बन रही है वो बहुत 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 कीमती है, उसकी कीमत लगा नहीं सकते आप, वो एकदम अमूल्य चीज है, वो अंदर ही जाए तो अच्छा है। तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाएं। कितना पानी पिए, मैंने बताया था 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लगभग 1.5 से 2 गिलास, 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी 1.5 से 2 गिलास, और आप जिस उम्र में हैं 18 से 60 तो कम से कम 3 गिलास। पीने का तरीका वही है, सिप 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 करके पीना। और ये सुबह का पानी अकेला पानी है जो बिना प्यास के भी पीना। इस तरह की जो समस्याएं हमारे देश में हैं, इनमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे भारत देश में, तो आप जानते हैं कि इस देश में विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है आंवला, आसानी से उपलब्ध है, 10, 12, 15 रुपए किलो में आसानी से उपलब्ध है। जब सीजन आता है तब आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं और इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंवले के कई उत्पादन हैं, लेकिन लोग चाहें तो इसको अपने घर में ही तैयार करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। इतना बड़ा स्रोत है विटामिन सी का। अब हमारे पास प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया, विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन B12 की तो भारत में कभी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के लोग जितने तरह की सब्जियां खाते हैं, जितने तरह के फल, मौसमी फल खाते हैं, सवाल ही नहीं उठता कि हमको विटामिन B12 कभी कमी हो जाए। ऐसे हमारे देश में प्रकृति के द्वारा जो बहुत सारे समृद्ध पदार्थ हैं, सस्ते हैं, कीमत में आसानी से उपलब्ध हैं, हर जगह होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आंवला भारत में हर जगह आसानी से मिल जाता है, गाजर भारत में हर जगह आसानी से मिल जाती है, टमाटर हर जगह आसानी से मिल जाता है। तो क्यों नहीं हम इनका हमारे मरीजों में, हमारे देश के साधारण नागरिकों में प्रचलन बढ़ाएं और इस प्रचलन को
हमारे देश में जितना ज्यादा आप बढ़ा देंगे, हमारे मरीजों की फालतू दवाओं पर निर्भरता उतनी कम हो जाएगी। कैल्शियम की कमी के आपके पास जितने सारे मरीज आते हैं और आप उनको कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत बताते हैं और आप भारत में बहुत सारी सस्ती सस्ती चीजों से कैल्शियम को उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे आसानी से कैल्शियम हमारे यहाँ उपलब्ध है चूने के पत्थर के रूप में, और चूने का पत्थर एक 50 पैसे का बाजार से खरीदो, पानी में डाल के उसको रखो तो इतना चूना बन जाता है कि साल 2 साल 5 साल 10 साल हम बहुत आसानी से अपने कैल्शियम की पूरे परिवार की जरूरत कम कर सकते हैं। आप भारत के लोगों को एक छोटी सी बात कहिए, विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों से कहिए कि कैल्शियम की कमी पूरी करनी है तो सेंडोज की गोलियां ले आते हैं। कैल्शियम सेंडोज की सैकड़ों रुपए की गोलियां आती हैं। बेचारा गरीब आदमी तो सोच के ही परेशान हो जाता है, फिर उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। माताओं को अक्सर गर्भावस्था के समय में कैल्शियम की गोलियां आप सब बताते हैं, तो उनको इतना ही कह दीजिए कि चूना खाओ, और लोगों से कहिए चूना लगाओ मत, किसी को चूना खाओ। चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। ये चूना लगाने की जो आदत आ गई है हमें अंग्रेजों से सीख सीख कर हमने चूना लगाना सीख लिया सबको। पहले कोई इस देश में किसी को चूना नहीं लगाता था, अंग्रेजों के आने के बाद हमने चूना लगाना सीख लिया। तो लोगों से कहिए चूना लगाओ मत, चूना खाओ। ये चूना खाने के लिए है। बस इतना ही विनम्रता से कहिएगा कि तंबाकू के साथ मत खाओ। उसको खाना है तो दही में डाल के खाओ, उसको खाना है तो दाल में डाल के खाओ, उसको पीना है तो पानी में डाल के पियो। मामूली सी मात्रा जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में आसानी से खाया जा सकता है। और साथ में एक बात और सुनो कि जिन भी लोगों को पाचन संबंधित कोई दिक्कत है, पेट में गैस बन रही है, भारीपन रहता है, उसकी वजह से सर दुखता है, तो कई बार क्या है कि लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो कि उनको पता भी होती हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि आखिरकार इनसे क्या ही होने वाला है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि भोजन के बाद में यदि आप पानी पीते हैं वो तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है ही, लेकिन यदि आप सूर्यास्त के बाद में भोजन कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ जब तक आपकी गैस की समस्या ठीक ना हो तब तक आप मेरी एक बात मानिए कि भोजन आप रात का जब भी करें तो कोशिश कीजिए कि जब सांझ हो, मतलब कि जब तक कि सूरज विद्यमान हो, मौजूद हो, तब तक अपना भोजन पूरा कर लीजिए।